जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7, 8 और 9 होने वाला है। ठीक है, 3 चैप्टर हम लोग एक साथ देखने वाले हैं और सारा जो क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इससे पहले भी वीडियो अवेलेबल है, यानी कि पहला चैप्टर से 6 चैप्टर तक आप लोग जाके देख लीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी है और इसमें भी आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं सारा। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 7 का है। ठीक है, चैप्टर 7 का कुछ क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग चैप्टर 8 का देखेंगे, चैप्टर 9 का देखेंगे और तीनों चैप्टर का हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक सुरक्षा नीति के मुख्य तत्व है, तो क्या है? अपरोध, गठबंधन और रक्षा, ये सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ये सभी। ऑप्शन 2 है, यानी कि क्वेश्चन 2 है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? वर्ष 1968, वर्ष 1966, वर्ष 1977, वर्ष 1974। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, वर्ष 1968। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन बी, यानी कि मई 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण किया था भारत। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेड काऊ क्या है? तो मेड काऊ क्या है? जानवरों की महामारी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आप यहीं से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाला। ये एकदम वायरल क्वेश्चन टाइप का आप बोल सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वर्ष 1994 में रवांडा की किस जनजाति का अस्तित्व खतरे में था? तो किसका था? तुत्सी था। ठीक है, जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा क्लास 12th में, जो आर्ट्स से होंगे उनको ये सब पता होगा, क्या कि वो पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे। अभी अभी हम लोग यही करने वाले हैं, अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, ठीक है, अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होंगे तो आप लोग सबसे बड़ा बेवकूफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट आप दीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितना अंदर हैं, आप कितना अच्छे से तैयारी किए और आपको कितना और तैयारी करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोग जाके मॉक टेस्ट दीजिए और कैसे देना है अगर नहीं पता होगा तो प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके इस वीडियो को देखिए पहले। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखते हैं। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो कब किया था? 1998 में। पहला कब किया था? तो हम लोग देखें, पहला जो किया था 1974 और 1998 में दूसरा किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 2001 ईस्वी में हमला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का चीन के साथ युद्ध कब हुआ? तो डी और वर्ष 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो वर्ष 1997 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत ने नव आर्थिक व्यवस्था की मांग के साथ कौन सी नीति अपनाई? तो कौन सी नीति? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। 11 क्या दिया हुआ है? किन वर्षों के मध्य आंतरिक सुरक्षा से संबंधित गृह युद्धों की संख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई? तो किसमें देख सकते हैं, वर्ष 1946 से वर्ष 1991 के बीच, यानी कि मध्य मध्य मतलब बीच होता है, इनके बीच ही बढ़ा था। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 12, वैश्विक स्तर पर हो रहे सशस्त्र संघर्षों में कितने प्रतिशत आंतरिक सुरक्षा से ही संबंधित है? तो 95%। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के तत्व कौन से है? तो कौन से है? अवरोध, गठबंधन, शक्ति संतुलन, ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, जो है सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मानवता की सुरक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 से अधिक देशों या महाद्वीप इत्यादि के परस्पर सहयोग से किस तरह की सुरक्षा होती है? तो सहयोग मूलक सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, अशस्त्र नियंत्रण से संबंधित एंटी
बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष प्रभावी हुई? तो 1972 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दशक में जैविक खतरों में से उभरने हेतु सहयोगात्मक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य हो गई? तो 1990 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, खतरे के नए स्रोत कौन से हैं? तो कौन से हैं? आतंकवाद, मानवाधिकार का हनन, गरीबी तथा स्वास्थ्य, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। जानबूझकर किए जाने वाली राजनीतिक एवं धार्मिक आधारित हिंसा को क्या कहा जाता है? तो आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, आतंकवाद कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, किसका तात्पर्य मानव के मूलभूत अधिकारों से? तो मानवाधिकारी, तो सबको पता होगा। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 21, आने वाले कितने वर्षों में गरीब देशों की जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि होगी? यानी कितने वर्ष के बाद? तो लगभग 50 वर्ष के बाद। पहला जो क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्धनता से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या है? तो शांति की समस्या, मानवाधिकारों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अभी 6 यानी कि 7 चैप्टर का ही हम लोग देख रहे हैं। जब हो जाएगा कंप्लीट तो बता दिया जाएगा कि यहाँ तक 7 का था। चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, युद्ध के अतिरिक्त मानव सुरक्षा के कौन से खतरे हैं? तो आतंकवाद, निर्धनता, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्या, ये सभी। तो सभी समस्या है, सभी खतरा ही है। अगला जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24 क्वेश्चन आप देखिए, सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलाना है इसको। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तीसरा का पहला और चौथा का दूसरा। ठीक है, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। ठीक है, इसे मिलाना है, तो हो जाएगा इसका डी आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 25, दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ये है, सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। तो ये सही है। अगला ऑप्शन बी है, सुरक्षा नीति का संबंध विरोधी गुट को हराकर उस पर आधिपत्य करने को रक्षक कहते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 26, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए गलत कथन का चयन कीजिए। वही करना, तो देखिए तो ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सोवियत संघ एवं यूरोपीय संघ के मध्य हुई थी। तो ये गलत है। ठीक है, इन लोगों के मध्य नहीं हुई थी। चलिए, ये जो है हम लोग कितना देखें, टोटल 26 क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये हमारा 7 चैप्टर का क्वेश्चन था सिर्फ। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो 8 चैप्टर का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 8 चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुनिए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है। ठीक है, और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। यही हो जाएगा इसका सबसे बेहतर विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? तो भूमि के रूप, खनिज पदार्थ, मिट्टियां, अधिवरा। तो अधिवरा हो जाएगा इसका आंसर, राइट, ऑप्शन डी। जो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, आयोजन ब्राजील में हुआ था, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में मूल वासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 8% है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन से? तो कौन से हैं? खनिज पदार्थ एवं मिट्टियां, महासागर एवं तट, नदियां एवं झील, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव निर्मित पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन है? तो मानव निर्मित उद्योग एवं धंधे, ये भी मानव निर्मित, सड़क है भी मानव निर्मित, संचार के जो साधन है, जैसे संचार के साधन जितना भी हो गया सारा मानव निर्मित है। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, वनों की यह नियंत्रित कटाई के कारण किसका ह्रास होता है? तो जैव विविधता का ह्रास होने के नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण किस प्रकार का खतरा बना हुआ है? तो देख सकते हैं, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, मानव स्वास्थ्य, केवल बी, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्लब ऑफ रोम समूह द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस उद्देश्य हेतु प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भौतिक वस्तुओं के संरक्षण, प्राकृतिक उत्पादों के यानी कि आपदाओं से बचाव और पर्यावरण की सुरक्षा। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है जो देवस्थान किस प्रणाली में धनी है? ठीक है, तो वन संरक्षण में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में सरकारी स्वामित्व वाली वन भूमि में पाए जाने वाले पाचन वन प्रांतर किसका सर्वोच्चतम उदाहरण? तो साजिश संपदा के प्रबंधन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, वैश्विक स्तर पर विस्तृत कुछ ऐसे क्षेत्र या हिस्से जिन पर किसी एक देश का संपूर्ण अधिकार नहीं होता, तो वह क्या कहलाता था? मानवता की साझी विरासत। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका में पाया जाता है? तो 70% भाग जो है अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष के बाद अंटार्कटिका क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य पर्यटन इत्यादि की गतिविधियां सीमित रही? तो 1959 ईस्वी से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इसका अनुमोदन किया? तो वर्ष 2002 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, वर्ष 2000 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना था? तो 0.9 टन था। क्वेश्चन नंबर 19 है किस देश ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए 76 ईंधन अनिवार्य कर दिया? तो भारत ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस अधिनियम में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए कहा? तो 2003 का बिजली अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2017 से सभी वाहनों के लिए किस मानक ईंधन को अनिवार्य कर दिया? तो BS4। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व के किन क्षेत्रों में निर्जन वनों की अधिकता है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, कौन सा देश विश्व के तेल भंडार तथा तेल उत्पादक में द्वितीय स्थान पर है? तो इराक। इराक जो है द्वितीय स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं वही डी हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका वही हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए कथनों को बढ़ते हुए सही कथन में यानी पढ़ते हुए सही कथन का चयन कीजिए। तो एजेंडा 21 का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि का ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को ठेस ना पहुंचे। तो ये सही बात है। अगला जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन विश्व के 170 देशों, अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगम यानी कि क्या है, निगमों एवं हजार स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया। तो ये भी सही है। अगला है ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल 18 फरवरी 2005 से लागू किया गया था। तो ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? देख सकते हो ऑप्शन बी इसका गलत है, वैश्विक साझी संपदाओं पर आमतौर पर किसी एक शक्तिशाली देश का वर्चस्व रहता है। तो ये गलत है। ठीक है, चलिए यह हमारा हो गया क्वेश्चन यानी कि टोटल 26 क्वेश्चन जो कि चैप्टर 8 का था हमारा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 9। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर 9 को देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इधर दिख रहा होगा आपको पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन 2, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ये, वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देख सकते हैं वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी, वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। यह जगह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कमेंट रहेगा तो पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं होंगे तो ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी एग्जाम या कोई भी रिलेटेड सीयूटी से, तो सबसे पहले वहाँ पे इन्फॉर्म कर दी जाती है आप लोग को, जिससे आप लोग को टाइम बचे और आप लोग लेट ना हो या फिर कोई जानकारी से वंचित ना रहे, यानी कि बिना जानकारी के ना रहे। तो चलिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है? राजनीतिक स्वरूप को, आर्थिक स्वरूप को और सांस्कृतिक स्वरूप को। हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ये सभी को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शक्ति में क्या आया है? कमी आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्वीकरण की व्यवस्था की विरोधी है? तो नव उदारवाद। ठीक है, जो विरोधी है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? तो 1991 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के विकास में सकारात्मक योजना दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, किसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इत्यादि के दृष्टिकोण शामिल होते हैं? तो वैश्वीकरण के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किसके विकास ने वैश्वीकरण की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो प्रौद्योगिकी के विकास में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, प्रौद्योगिकी के विकास से किसका आविष्कार हुआ? तो किसका आविष्कार हुआ? तो यातायात हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्नत तकनीकों का भी आविष्कार हुआ, तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम कौन सा है? तो आर्थिक आयाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सांस्कृतिक समरूपता को सम्मिलित किया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताएं का आपस में एक दूसरे से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो सांस्कृतिक विभिन्नकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप किसके परंपरागत प्रभुसत्ता शक्ति में कमी आई? तो राज्यों की, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 18 आप लोग देख सकते हैं, किसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व के देशों एवं लोगों के मध्य अमीर एवं गरीबों के बीच अंतर में वृद्धि हुई? तो आर्थिक वैश्वीकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के कौन से मत है? तो आर्थिक प्रभाव के पक्ष में तर्क, आर्थिक प्रभाव के मध्य मार्गी तर्क, आर्थिक प्रभाव के विपक्ष में तर्क, तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं जो है, कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का क्या बताया गया? तो पुनः उपनिवेशीकरण, ठीक है, पुनः उपनिवेशीकरण। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व के लिए खतरा है? तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, वाटर में कीजिएगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व के लिए खतरा है? तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारण किस वर्ष सिएटल में हुई डब्ल्यूटीओ के नियमों का व्यापक विरोध हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों से सीख लेते हुए किस व्यवस्था को अपनाया? तो संरचनावादी व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 22 है जो हमारा, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ये, यानी कि वैश्वीकरण की अवधारणा केवल आर्थिक क्षेत्रों को गतिविधियों में लागू होती है, तो ये गलत है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा, वैश्वीकरण के प्रतिरोध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वामपंथी राजनीतिक समर्थकों के अनुसार वर्तमान में प्रचलित वैश्वीकरण प्रक्रिया लाभ कमाने का प्रयास करती है, तो ये भी सही नहीं है, गलत है। तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वालों के अनुसार वैश्वीकरण से राज्य की स्थिति कमजोर हुई है, तो ये भी सही है, उसी के कारण स्थिति कमजोर हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि वैश्वीकरण नहीं, अगला ऑप्शन है, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारण ही वर्ष 1999 में सिएटल में हुई डब्ल्यूटीओ की बैठक में नियमों का व्यापक विरोध किया गया, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही सही कथन, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हम लोग देख लिए 9 चैप्टर का टोटल 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने होंगे तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाए, कहीं पे भी आपको हमेशा वहाँ रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।